नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्सपर्सन इफ़रा जान हमारे साथ मौजूद है। इफ़रा, खैर मकदम है आपका। चूँकि जिस तरह से लगातार कॉर्नर किया जा रहा है एनसी सरकार को, चाहे महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात करेंगे, एलओपी सुनील शर्मा साहब की बात करेंगे, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है एनसी के ख़िलाफ़, क्योंकि बाई इलेक्शंस भी आगे आने वाले हैं। तो ऐसे में महबूबा जी का मानना है कि जो वो बिल्स ला रहे हैं, जैसे एंटी बुलडोज़र बिल, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन नहीं है, और बजाय इसके कि वो समर्थन करे ऐसी बिल्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है प्राइवेट बिल सबमिट कर रही है। तो इस पर किस तरह से आप टिप्पणी करें? देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हमारे खिलाफ जो है इस टाइम दो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे मिलके कहीं ना कहीं सेम बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वो पार्टियां थी जिन्होंने 2014 में अलायंस करके जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया। एक थी पीडीपी और थी बीजेपी, और उनके साथ थे सजाद लोन साहब। द रियलिटी इज कि इट वाज एक्चुअली पीडीपी, पीसी, बीजेपी अलायंस, तीन पार्टियों का अलायंस है, और वही तीन आज फिर से मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने दिखाई दी है। जहाँ तक बिल की बात आती है, ज़मीनी कानूनों के बिल की बात आती है, पहली बात मैं आपको बोल दूँ, अगर कोई इंसान है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी ने रातों रात 13 लाख कनाल ज़मीन जम्मू और कश्मीर की आवाम को दिए होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और वो सिर्फ एक वाहिद शख्स थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने पहले तो 9 लाख कनाल ज़मीन फर्स्ट फेज़ में दिए, और उसके बाद फिर से 4 लाख कनाल ज़मीन दूसरे फेज़ जो लैंड टू द लैंडलेस वाले एक्ट में गया था। 13 लाख कनाल ज़मीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ की आवाम को दिए हैं। और अगर आज आप सड़क से चलते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ कोई, अनलाइक अगर आप बिहार जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, किसी और स्टेट जाएंगे, वहाँ कितने सारे लोग स्लम्स में हैं। 20% लोग तो वहाँ स्लम्स में रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं। जब आप जम्मू और कश्मीर में चलते हैं, कोई फ्लाईओवर के नीचे नहीं, कोई स्लम के ऊपर नहीं, गरीब अमीर सबके सर के ऊपर छत है। ये वही 13 लाख कनाल ज़मीन है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिए थे, और आज तक हमें गुर्बत से बचाए हुए हैं। अब जहाँ तक बात आती है किसी और पॉलिटिकल पार्टियों की कि अब हमने भी बिल लाया है, पहले तो टू बी ऑनेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट वांट अ लेक्चर ऑन दिस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने ये करके दिखाया है। आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रैक्टिकली ये चीज़ की है। जहाँ तक दूसरी बात आती है इस बिल की कि अब जो स्टेट लैंड पे कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया, उसके लिए ऑलरेडी एक स्कीम चल भी रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, हमारे जो चीफ स्पोक्सपर्सन है तनवीर सादिक साहब, ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑलरेडी गेट इन अ बिल। तो ऑलरेडी एक बिल जो है उन लोगों के लिए जो इस टाइम स्टेट लैंड पे होंगे, काफ़ी वक्त से होंगे, गरीब हैं, उनको डर है कि उनके घर ना गिराए जाए, उनके लिए ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन साहब तनवीर साहब ऑलरेडी एक बिल ला चुके हैं। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द प्रोसेस। नाउ दीज पीपल आर सेइंग हमने भी लाई। तो क्या किया जा सकता है? और जहाँ तक उनकी बात है कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, भाई मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बिल नहीं आने वाली? तो वी हैव डन दिस, हमने इससे पहले भी किया है, हम इंशाल्लाह उसके बाद भी किया है, और आज भी इंशाल्लाह हम ये करेंगे। आप लोगों ने 2014 में जो किया, आप वही करते रहेंगे। तो ऐसा सुनने में आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है, जो आने वाला असेंबली सेशन होगा, तो उसमें लैंड ग्रांट्स राइट्स बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। कहाँ तक ये बात सही है? बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये जो हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी, इवन दो इट्स नॉट अलाउड कि आप प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात पब्लिकली करें, जो बिल इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, इट इज़ नॉट इवन अलाउड कि आप उनकी बात करें। बट चलिए, अब क्या अलाउड क्या ना अलाउड तो अब छोड़ देते हैं। तो यस, जम्मू और कश्मीर की आवाम की ज़मीन को बचाने के लिए एक बिल ज़रूर लाई जा रही है। उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि ये एक और हमारा मैनिफेस्टो में पॉइंट था। मैनिफेस्टो ने, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कौन सा वादा कौन सा, ये एक और वादा था ना मैनिफेस्टो का, कि इन लोगों के लिए जो है उनकी इज़्ज़त के लिए और इनकी ज़मीनी हिफाजत के लिए एक बिल लाई जाएगी।
तो एक साल भी मुकम्मल हो गया और आपने मैनिफेस्टो की बात छेड़ी, तो जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस था या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की का जो मैनिफेस्टो था आपका, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है अमली जामा पहनाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से एक जो है हवा चली है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या डेली वेजर्स है, तो नाउमीदी के शिकार हुए हैं। देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले इतने सारे सालों से एम्प्लॉयमेंट का जो सिलसिला था कहीं ना कहीं फ्रीज हो गया था। आप मुझे बताइए लास्ट टाइम कब था जब आपने टीचर लिस्ट देखा? क्योंकि हमारे वक्त तो आपको याद होगा 1500 टीचर एक साइड लगते थे, 1500 का टीचर्स का लिस्ट आता था। मुझे बताइए बीजेपी पिछले 11 साल में कब आपने टीचर लिस्ट निकलते हुए देखा? कब आपने आरईटी लिस्ट निकलते देखा? कब आपने डॉक्टरों का लिस्ट निकलते देखा? कब आपने डेंटिस्ट का लिस्ट निकलते देखा? जब से हमारी सरकार आई है, आप देखिए, फर्स्ट थिंग वी डिड इज हमने डीफ्रीज कर दिए ये जो सरकार ने फ्रीज करे हुए थे, चाहे टीचर लिस्ट हो, लेक्चरर लिस्ट हो, डॉक्टर्स के लिस्ट हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, हेल्थ स्टाफ हो, ये सारा जो प्रोसेस है ये डीफ्रीज किया गया। क्या इसको क्या इसको तेज़ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। लेकिन ये कहना कि इस पर बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, शायद इस बात से मैं कम्प्लीटली आपके साथ जो है डिसएग्री करूँगी। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, उनके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वाज डन इज उनके लिए भी एक कमिटी बनाई गई। चाहे डेली वेजर्स, देखिए डेली वेजर्स बहुत अलग अलग तरह के डेली वेजर्स हैं। कुछ लोग स्कीम्स के तहत लगे हैं, कुछ लोग वॉचमैन लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे वॉचर लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे कुछ कैजुअल स्टाफ लगे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास डेली वेजर्स के जो हैं, आप समझिए 30-35 टाइप के डेली वेजर्स हमारे पास हैं, बिकॉज वी थिंक देयर वन ग्रुप। इस पूरे डाइवर्स ग्रुप को किस तरह से इनका सोल्यूशन एक पेश किया जाएगा, उसके लिए भी जो मैं आपको कहूँगी कि एक प्रॉपर कमिटी बनी है। लेकिन आपको याद होगा कि इन डेली वेजर्स को कितना तनख्वाह के लिए तंग किया जाता था, इनको कितना सताया जाता था, इनको कैसे बाहर निकाला जाता था। आज आप वो वाली कंप्लेंट्स नहीं कहीं से सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे जो है एक रुकावट लग गई है। लेकिन हाँ, आगे का जो इनका सिलसिला है उस पर भी एक कमेटी बैठी हुई है जो एज सुन एज पॉसिबल जो है इनका भी एक सोल्यूशन निकालेगी। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ आखिर में, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, ये अगर 1 साल की होती तो आप कहते 1 साल में आप क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं। हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स है। पहले तो 11 साल की प्रॉब्लम्स हैं। 11 साल से एक ऐसी सरकार रही है जो जहाँ कहीं सुनवाई ही नहीं हुई है। दूसरी बात, इस सरकार में अब हम लोगों को हमारे हाथ बांध के रखे गए हैं। हाथ बांध के रखे गए हैं मतलब, चलिए एलजी साहब कहते हैं कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, टेक्निकली इज करेक्ट, ओनली लॉ एंड ऑर्डर विद हिम। लेकिन जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के जो आईएएस ऑफिसर्स जो हेड करते हैं उन डिपार्टमेंट्स को, उनका ट्रांसफर पावर भी तो एलजी साहब के पास है। उसको क्यों नहीं छोड़ा जाता? वो क्यों नहीं सिविल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में किया जाता है? तो एक तरह से आपने ना हम लोगों को रिंग में डाला गया है, रिंग में हमें डाला गया और कहा कि करिए जी, सब कुछ सॉल्व कीजिए पिछले 11 साल का। लेकिन इस रिंग में हमारे हाथ जो है ऐसे पीछे बंधे हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए जो स्टेटहुड की लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, वो हम अलग अलग फोरम्स पे लड़ रहे हैं, वो हम एडवोकेसी के थ्रू लड़ रहे हैं, ताकि जो वादे बीजेपी ने जम्मू और कश्मीर की आवाम को किए थे, 1,35,00,000 लोगों से किए थे, वो वादों से वो मुकर ना पाए। थैंक यू। तो ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफरात जान, जिन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी मुद्दे हैं तो उस पर बात की। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ से नरसर मुदस्सर कादरी।